नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान की रोटी। कल्याणी जी को आज बहुत तेज बुखार आ रहा था। रसोई घर में काम करती हुई अपनी पत्नी कल्याणी को देखकर अमित जी बहुत बेचैन हो गए थे। कल्याणी, कुछ देर आराम कर लो, थोड़ी देर बाद खाना बना लेना। तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अजी, खाना तो बनाना ही है, आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। बस जल्दी से बनाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, कल्याणी जी हकलाती आवाज में बोली। आज वैसे ही अमित जी का मूड कुछ खराब ही था, क्योंकि आज बेटे शौर्य के द्वारा कहा गया एक एक शब्द अमित जी के कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे, जब वे स्वस्थ थे और वो नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे, तो शौर्य बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करता था। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया। इलाज के दौरान उनके रिटायरमेंट से मिलने वाला काफ़ी पैसा उसी में चला गया। पिछले कुछ दिनों से अमित जी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज अमित जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की कुछ दवाइयाँ लाने के लिए कहा, तो बेटे शौर्य ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी, अभी मेरे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे, वह सब आपके इलाज में खर्च हो गए। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी, तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा। और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं भी खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अमित जी बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। बाप बेटे में अभी यह बातें चल रही थी कि उनकी बहू कोमल अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई और कहने लगी, अब चलिए भी, मम्मी पापा हमारा कब से इंतजार कर रहे हैं। बहू कोमल बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पिताजी, हमारा खाना आज कोमल के मायके में है। आप लोग खुद के लिए बनाना और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना। शौर्य अपने बच्चे के साथ लाड़ लड़ाते हुए उसे गाड़ी में बिठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग निकल पड़े। बेटे की बातों से अमित जी और कल्याणी जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन शायद अब यही हमारा सच है। किचन में खाना बना रही कल्याणी जी सोच रही थी कि आज हमारी दवाइयों के लिए बेटे के पास पैसे नहीं हैं, जबकि अभी 2 दिन पहले जब वो अचानक बहू कोमल के कमरे में पहुंच गई थी, तब अचानक अपनी सास को देख कोमल के हाथों हड़बड़ाहट में सोने की चेन का डब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे कोमल, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। कोमल ने वो डब्बा उठाया और अलमारी में रख दिया और शक पकाकर बोली, माँ जी, आप कमरे में क्यों आ गई? मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था क्या? कल्याणी जी कोमल को जरूरी काम बता अपने कमरे में आ गई थी। खाना बना जब कल्याणी जी अपने कमरे में आई, तो अमित जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से कुछ पैसे निकलवा लाऊंगी और आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। मेरा बुखार तो हो ही जाएगा ठीक, लेकिन आपकी दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं जी। अरे नहीं कल्याणी, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं कल जाकर ले आऊँगा दवाई। तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। अमित जी और कल्याणी जी का एक बेटा शौर्य और एक बेटी पूनम। पूनम का विवाह भी 2 साल पहले ही वे कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था अमित जी को रिटायर हुए, और 1 साल में ही वह अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। खाना खाकर अमित जी बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह को सैर करते हुए
अमित जी दवाइयाँ लेने निकल गए। जाते जाते सोच रहे थे कि शादी के 5 साल में ही हमारा बेटा पराया हो गया। जिस घर को बाप बेटे ने मिलजुल कर बनाया था, अब वो उन्हें जेल समान लगने लगा था। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था, उस समय वह अपने को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी को लेकर भी कितना उत्साहित रहते थे। बेटे के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी अमित जी ने अपनी पत्नी कल्याणी जी पर ही छोड़ रखी थी। लेकिन जब भी वो शौर्य को किसी लड़की के बारे में बोलती तो शौर्य हमेशा टाल जाता। फिर एक दिन कल्याणी जी द्वारा पूछे जाने पर शौर्य ने बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। शौर्य द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर कल्याणी जी और अमित जी ने भी शादी के लिए सहमति दे दी। उन्हें कोमल के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब कोमल उनके घर दुल्हन बनकर आई। 2 दिन बाद ही शौर्य अपनी पत्नी कोमल के साथ घूमने फिरने चला गया था। घूम कर आए तो उनकी बहू कोमल बहुत सारे गिफ्ट्स खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। शादी के 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। कल्याणी जी हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफिन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार कर दिया करती थी। शौर्य और कोमल दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद कल्याणी जी ने महसूस किया कि उनकी बहू कोमल उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को शौर्य के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतजाम भी अकेले कल्याणी जी ही करती। बहू कोमल सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती। उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब उनके बेटे को जन्म दिया, तब भी बहू का व्यवहार वैसा ही था। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद पूनम भी उससे मिलने आती तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। पूनम ने भी यह महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखती। खैर, धीरे धीरे समय बीता और अमित जी के रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद अमित जी और कल्याणी जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय अमित जी कोई न कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करते थे। वो अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही अमित जी को दिल में दर्द की शिकायत और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने में ही रिटायरमेंट से मिले हुए कुछ पैसे खत्म हो गए और साथ में ही खत्म हो गया उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। पिछली बातें याद करते करते अपनी अमित जी की आंखों में आंसू आ गए। दवाइयाँ लेकर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें रसमलाई की दुकान दिखाई दी। कल्याणी को रसमलाई बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए थे। यह सोचकर अमित जी ने थोड़ी सी रसमलाई भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो
अमित जी अपनी पत्नी के साथ रसमलाई का आनंद ले रहे थे। यह सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते हैं कि ये चीजें आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। बेटे को यूं गुस्से में देख डरते हुए अमित जी बोले, बेटा मैं दवाई लेने गया था तो रास्ते में दुकान पर रसमलाई बनते दिखी तो मैं अपने लिए और तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो आज यह रसमलाई कहाँ से आ गई? बहू, मेरे पास कुछ पैसे पड़े थे, मैं उन्हीं पैसों में से ये लेकर आया हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए सफाई देनी चाहिए। अमित जी का इतना कहना था कि बेटे शौर्य की आवाज और तेज हो गई। पिताजी, यह फालतू खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कर लाते हैं, आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आप दोनों का बोझ बढ़ गया है। शौर्य पिता को जली कुटी सुनाने लगा तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी, आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। अमित जी और कल्याणी जी अपने बेटे बहू की बात सुनकर हैरान रह गए। कैसी बातें कर रही हो बहू? हम दोनों क्या तुम लोगों के ऊपर अब बोझ हो गए हैं? कल्याणी जी ने कहा, हाँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बन जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक काम तो कर ही सकते हैं। बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर अमित जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वो तो ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। इधर कल्याणी जी यह सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया, जिनकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में होते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंचाई जा रही है। अगले दिन घर में शांति बनी रहे इसलिए कल्याणी जी वैसे ही खाना बनाती रही और शौर्य और कोमल बेशरम बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन लेकर जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आते। अमित जी सब देख रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वह रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। कल्याणी जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते, आता हूँ, वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन अमित जी ने बहू, बेटे और कल्याणी जी को सभी को बुलाया और अपना एक कठोर फैसला उनको सुनाया। कल्याणी, अब हम दोनों किसी पर और बोझ नहीं बनेंगे और इस बूढ़े, निठल्ले और लाचार आदमी को अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और अब मैं और मेरी पत्नी किसी पर बोझ भी नहीं बनेंगे। अमित जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपनी बात कही। पिताजी, साफ साफ बताइए ना कि बात क्या है? ऐसा क्या कर दिया आपने? बेटा, इस मतलबी दुनिया को देखते हुए मैंने इस घर से जाने का फैसला लिया है। अब मैं और कल्याणी अपने गांव में ही रहेंगे। मेरी पेंशन हम दोनों के लिए काफ़ी है। सोचा था बेटे के साथ रहकर बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, लेकिन यहाँ तो सब स्वार्थ के रिश्ते हैं।
जहाँ बेइज्जती और जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जितना पैसा मेरा इस मकान में लगा है और जितना तेरी पढ़ाई में लगा है, मुझे लौटा दो। बाकी तुम ही जो करना है वो करो। पिताजी, आपका दिमाग तो ठीक है, अब मैं आपके पैसे कहाँ से लौटाऊं? अरे बेटा हूं मैं आपका, इतना तो हक बनता ही है मेरा आपके पैसों पर, और आपकी दवाइयों पर और आपके इलाज पर मेरे भी पैसे खर्च हुए हैं। बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायर होने से पहले तक घर मेरी तनख्वाह से ही चलता था, और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें पूरा जवाब दे दिया। तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत आवश्यकता है। तुम तो जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर ही खाना खाकर आते हो, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। इसलिए अब हम तुम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अब हम गांव में रहेंगे क्योंकि मैं अपने घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता हूँ। अपने पिता की यह बातें सुनकर शौर्य को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन बहू के चेहरे पर सिकन तक न थी। लेकिन बहू को बाबूजी की पेंशन ना मिलने का दुख जरूर हो रहा था। अम्मी जी ने उन्हें आदेश दिया, बेटा तुम दोनों के पास 3 महीने का समय है, तुम मेरे पैसे इन 3 महीनों में लौटा देना। चलो कल्याणी, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। आज शौर्य को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उसे समझ आ रहा था कि अपने पिताजी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।